चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट आपके सिलेबस की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका पहला हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी में उसकी न्यूट्रल स्टेट के कंपैरिजन में पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, ठीक है। तो इट represents the excess or deficiency of electrons on the body, ठीक है। बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं, इस बात को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी बेसिकली सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी के पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं या पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ए फॉर अनानास और दूसरी बॉडी बी फॉर बनाना, ठीक है। शुरुआत में बॉडीज न्यूट्रल थी। कैसे न्यूट्रल थी? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, और ये बॉडी भी न्यूट्रल बॉडी थी। कैसे न्यूट्रल बॉडी थी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ठीक है, और NP नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों आपस में क्या थे? बराबर थे। यानी कुल मिला के जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, कुल मिला के चार्ज शून्य हो गया। यानी इस पे जो चार्ज था वो कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ठीक है, जीरो चार्ज न्यूट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेट में अगर जाते हैं तो बी वाली बॉडी पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने थे वो बराबर थे। यानी कुल मिला के बी वाली बॉडी के ऊपर भी पहले चार्ज कितना था? जीरो। जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, कुल मिला के जीरो हो गया। फिर क्या हुआ? फिर आपस में कुछ हुआ। क्या हुआ? रगड़ दिया गया, इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये मानते चलते हैं मैकगर्दी रब कर दी, अर्थात रब कर दिया, ठीक है। जब दोनों बॉडीज को आपस में हम रब कर देते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। मैंने 8 लिखा है, आप 7 लिखिए, 7:15 लिखिए, 8:15 लिखिए, नहीं हो सकता है, रुक जाइए, ठीक है। आप 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए, 10 लिखिए, कुछ भी लिखिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 8 लिया है, ठीक है। तो ये जो ए वाली बॉडी थी, अब ये इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का, और बी वाली पे कितना आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। ए पर माइनस चार्ज आएगा और सॉरी ए पर प्लस चार्ज आएगा और बी पर माइनस आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उतने यूनिट का पॉजिटिव आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उतने यूनिट का नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जिस बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतने पॉजिटिव और जिस पे जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने नेगेटिव हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब आगे की बात पढ़ते हैं। तो ऐसा हो जाने से ए बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई है। और ये वाली क्या हो गई? निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई। अभी इस रफ्तार पढ़ाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। तो ए वाली हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यानी यहाँ से ये समझ में आ गया कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अब डेफिशिएंसी हो गई है। डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या हो गया है? एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अब इस वाली बॉडी पे चार्ज कितना आ चुका है, तो आप क्या कहोगे? कितना चार्ज आया? बोलिए, कितना चार्ज आया? +8। और इस पे कितना चार्ज आया? -8, ठीक है। और ये सिद्ध होता है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब बेवकूफ हैं, ठीक है। +8 सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और -8 सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। +8 हो जाने से इतना चार्ज हो जाता है, +8e, ठीक है। और -8 का मतलब हो गया -8e।
यानी +8 सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, सिंबल के ऊपर लिखा हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन गए, -8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन इन 8 इलेक्ट्रॉन के जाने से और 8 इलेक्ट्रॉन के आने से बॉडी पे चार्ज का अमाउंट कितना हो गया, वो ये है। तो ये ई क्या है, समझाते हैं? ठीक है, वैसे तो नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर हम जान रहे हैं कि आप लोग जो बैठे हो बेवकूफ़ है, इसलिए बताना पड़ेगा कि ए बॉडी है। मान लो इसके पास पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है? तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो कुल मिला के 10 प्रोटॉन जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है ना? चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, लेकिन माइनस में होता है, ठीक है? एक्चुअली किसी बॉडी पर आ सकने वाला सबसे छोटा चार्ज है, किसी बॉडी पर आ सकने वाला सबसे छोटा चार्ज है। इससे छोटा चार्ज बॉडी में इंडिविजुअली सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है? आप इसको ये कह सकते हो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज आप मान सकते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है ना? तो इसको सिंपली हम लोग केवल ई से डिनोट कर देते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज +E हो गया, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, -E हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से 10 प्रोटॉन का चार्ज प्लस का 10E हो जाएगा, ठीक है? और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का 10E हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, कितना आ गया चार्ज? 0। अब मैंने कहा कि A से 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, तब क्या बन गया, A + 8 बना। तो जब A से 8 इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन तो अभी उतने ही बचे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए, प्रोटॉन बन गया। और 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से अगर 8 चले गए तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? क्लियर? तो अगर अब मैं पूछूं, अब बताओ चार्ज कितना? तो 10 प्रोटॉन का चार्ज प्लस का 10E, क्योंकि एक प्रोटॉन का +E और इलेक्ट्रॉन का -E, तो 2 इलेक्ट्रॉन का माइनस का 2E, कुल मिला के ऐड कर दिया, कितना आ गया? +8E पल्ले पड़ा। इसी प्रकार B का निकाल लेंगे, तो वो भी करके दिखाना पड़ेगा अलग से। बात समझ में आ गया? ठीक है? तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी से गए और 8 इलेक्ट्रॉन किसी पे आए तो उतने टाइम्स E कर दिया जाएगा। और E का मतलब आप समझ गए, E अकेले E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे चाहो तो नीचे लिख दे रहे हैं अलग से, ये कोई अलग वाली बात नहीं थी। ये अलग बात है कि क्लास 12th में आ गया, लेकिन 6th क्लास की चीज नहीं आती। हाँ जी, हाँ, ये अलग बात है कि 6th क्लास में लोगों ने भी नहीं पढ़ा, तो छोड़ दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये बस लिखने जा रहे हैं कि हियर E stands for 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका एक नाम है, इसे हम क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है क्वांटम, या एलिमेंट्री कहते हैं, और एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज, या एक और नाम है बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये किसी बॉडी पर आ सकने वाला सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज, सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है? इससे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे नहीं हो सकता, ठीक है? इस वजह से इसको एक स्पेशल सिंबल दे दिया गया है, स्मॉल e। कहीं पे भी अगर स्मॉल e लिखा दिख जाएगा, समझ जाइएगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये लिखनी है, ठीक है? इसको इसीलिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसे क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज या एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज या बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको चार्ज ऑन अ बॉडी पढ़ा दिया। हमें सिर्फ चार्ज नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी पर चार्ज के बारे में पढ़ना है। बाकी चार्ज क्या होता है ये सब 6, 7, 8 में बच्चे खूब पढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इस हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी पढ़ रहे हैं, ठीक है? एलिमेंट्री पार्टिकल जो 6, 7, 8 में होता है, वहां पे जब किसी पार्टिकल पे प्लस और माइनस, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अच्छा मिटा दिया, इलेक्ट्रॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन में माइनस, वो उसकी अलग आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन एक अलग नेचर का चार्ज है और प्रोटॉन एक अलग नेचर का चार्ज है। वहां पे प्लस और माइनस की बात अलग हो जाती है। बॉडी पे अगर चार्ज का प्लस और माइनस आ रहा है तो यहाँ पे बात अलग हो गई,
कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। वहां बात अलग है, यहाँ बात अलग है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने क्लियर हेडिंग डाली है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी पर चार्ज पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चार्ज के बारे में बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही होगी, क्या छोड़ो 6th क्लास वाली नहीं पता तो अब क्या पता होगी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट कूलॉम होता है, सीजीएस यूनिट भी होता है, स्टैट कूलॉम होता है, लेकिन सीजीएस यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बॉडी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन जाता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। अब छोटी छोटी बातें फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, शॉर्ट में लिखना है, स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, अगला पॉइंट, represented by capital Q और small q। अगला पॉइंट, SI यूनिट COULOMB। अगर शॉर्ट में लिखना है, अगर पूरा लिखना है तो मतलब शॉर्ट में लिखना है तो कैपिटल C, और अगर पूरा लिखना है तो पूरा कूलॉम लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, होती तो बहुत सारी हैं, हम केवल 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। पहली, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी, तीसरी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, सारी प्रॉपर्टीज हम ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ना कि केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के बारे में। क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले क्वांटम शब्द का मतलब बताया। क्वांटम शब्द से बना है क्वांटाइजेशन। ठीक है, यानी जब कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में पाई जाए तो उसे क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे इंसान है तो इंसान 1 पाया जाएगा, 2 पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे, 10 पाए जाएंगे, 20 पाए जाएंगे, 1000 पाए जाएंगे। 3.5 इंसान नहीं हो सकते, 4.25 इंसान नहीं हो सकते, 8.25 इंसान नहीं हो सकते। आई बात समझ में? तो इंसान किस में रहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल्स में रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR, किसी इलेक्ट्रॉन का MVR एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम है, ये हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि ये हमेशा h/2π के मल्टीपल में पाया जाता है। कौन सा मल्टीपल होना चाहिए? इंटीग्रल। ठीक है, तो चार्ज के साथ भी ऐसे ही है। जो किसी बॉडी पर टोटल चार्ज होता है वो हमेशा E, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, चाहे वो प्लस में आवे चाहे माइनस में आवे, ये अलग बात है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा E के मल्टीपल में होता है। कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है ना, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट अभी मैं लिखूंगा वो याद कर लीजिएगा। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लगा देता हूँ, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज, देखो द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, है ना। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is always
इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, हमेशा फ्रैक्शन मल्टीपल में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। दो पार्टिकल आपके बारे में पता होगा अगर एनसीईआरटी पढ़ा हो, 2/3 ई भी चार्ज होता है और माइनस का 1/3 ई भी होता है। इसको अप क्वार्क का चार्ज कहते हैं, इसको डाउन क्वार्क का चार्ज कहते हैं। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क दो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको एडवांस फिजिक्स में आगे पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि फ्रैक्शन में भी आ जाए, लेकिन बॉडी के अगर चार्ज की बात हो रही है तो कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं बहुत देर से क्लियर कर रहा हूं कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज Q total is equal to प्लस और माइनस NE, ठीक है। आई बस वन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर इस फॉर्मूले को और अच्छे से बारीकी से देखा जाए तो अभी याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था चार्ज जो A बॉडी पे आया था वो प्लस का 8E था और B बॉडी पे जो आया था वो कितना आया था, माइनस का 8E था, ठीक है। तो E के साथ जो मल्टीपल में आ रहा है वो एक और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। आई बस मैं सब लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सी चीज क्या है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। QT का मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी। N क्या है और E क्या है। N है क्या, इंटीग्रल मल्टीपल। हाँ, अगर ये फॉर्मूला कभी भी आपसे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल दिया जाए, हाँ जी एक चीज और, यही स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट बोला जाता है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ गई। अगर लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है तो आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पे जो n है हमारा उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन। आई बात समझ में, क्लियर है, ओके। तो n क्या है हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल कह लो, या एक चीज और है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ई क्या है, मैंने नाम बता दिया ई का, ठीक है। ई के बारे में अंडरस्टूड है, लिखने की बार बार जरूरत नहीं, ठीक है। ई की वैल्यू पता होती है, कोई बताएगा नहीं आपको, याद नहीं चाहिए, समझ गए। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है। यहाँ पे QT का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी, N का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए हैं, इस बात का रिप्रेजेंटेशन होता है। आई बस वन में अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल का रूप है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। स्केलर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं हमेशा उनको विद साइन ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को अलजेब्रिक सम या स्केलर सम कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसके बाद ये पहला पॉइंट बनेगा, उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज added with their scalar quantities are always added with their sign, ठीक है। This process
This process is called what? Scalar sum और algebraic sum. अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फिर वेक्टर वाले कैसे करते हैं? तो क्लास 11 में वेक्टर वाला खूब पढ़ा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह जो था वो वेक्टर एडिशन ही होता है, ठीक है। तो स्केलर सम या एल्जेब्रिक सम प्रोसेस का नाम है, तो आप समझ गए होंगे। क्या समझे? नहीं समझे, हम समझाते हैं। समझना ये है डियर कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह दिया गया कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कई सारे चार्ज हैं। मान लीजिए -10 कूलॉम एक चार्ज है, एक -2 कूलॉम चार्ज है, एक +8 कूलॉम चार्ज है, +6 कूलॉम चार्ज है, ठीक है। और हमसे कोई कह दे अगर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 मान लेते हैं, ये Q4 मान लेते हैं, हमसे कोई कह दे कि भैया टोटल चार्ज सिस्टम का निकाल के दिखा दो, इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल दिखा दो, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए कि टोटल करना है चार्ज का, यानी चार्ज जोड़ने हैं। और चार्ज कैसा होता है? स्केलर, ठीक है। प्रॉपर्टी कोई बात नहीं है, देखो बिना प्रॉपर्टी पढ़ाए तुम्हें एडिटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। यानी अगर मुझसे कोई कह दे कि बताइए इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे टोटल करना है चार्ज का, और चार्ज होती है स्केलर। तो स्केलर कैसे जोड़ी जाती है? विद प्रॉपर साइन, विद देयर साइन। यानी अगर मुझे टोटल निकालना पड़ गया तो मैं Q1, Q2, Q3 और Q4 जितने भी हैं सबको कैसे ऐड करूंगा? विद साइन ऐड करूंगा। आएगा समझ में? तो टोटल चार्ज जो आ जाएगा ये हो गया -10, फिर हो गया -2, फिर हो गया +8 और फिर हो गया +6। देखिए सबको विद साइन किया, ऐड कर देते हैं -12 और 8 6 14, यानी कितना हो गया? +2 कूलॉम। हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी। आएगा समझ में? ठीक है। अब कह दोगे सर हमको कैसे पता चलेगा तो कि स्केलर सम यूज करना है कि अलजेब्रिक सम यूज करना है? तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन सी वेक्टर होती है। क्योंकि अगर जोड़ने का मौका आया, आप कह दिया फोर्स ऐड करना है, तो फोर्स वेक्टर होता है, उसमें हम ये तरीका नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जोड़ना है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, नहीं लगा सकते ये तरीका। का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ना है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लगा सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूं, किसमें लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज कुछ लिख दे रहा हूं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे पहला नंबर, सबसे पहले कोई भी एनर्जी स्केलर होती है, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ठीक है। तीसरी चीज कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है और मैग्नेट्स में पोल स्ट्रेंथ एक चीज होती है। चार्ज हो, है ना, चलो ठीक है, अभी फिलहाल चार्ज के बारे में हम लोग, तो एनर्जी हो गया, फ्लक्स हो गया, चार्ज हो गया, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, एसेट्रा, ठीक है। इन सारी चीजों में हमेशा क्या लगेगा, अगर जोड़ने की नौबत आएगी तो कैसे जोड़ा जाएगा? विद साइन ऐड कर दिया जाएगा। प्रोसेस का नाम स्केलर सम या अलजेब्रिक सम। तो अगर स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो लिखना चाहो, अदरवाइज इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इतनी सी प्रॉपर्टी है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज of the system is the algebraic sum of all the electric charges, constituting all the algebraic sum of all electric charges constituting the system। यानी किसी सिस्टम का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम कर दीजिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये हो गया, ठीक है, नोट करना है। तो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी थी अपने पास कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी।
कंजर्वेटिव, बातचीत ना करें, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए कंजर्व शब्द का मतलब समझ जाइए, प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ गई। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज कंजर्व कही जाती है जिसकी वैल्यू प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद उतनी ही रहे, सेम रहे। मतलब मान लीजिए कि अगर हमसे कोई कहता है दो बॉडीज हैं, एक बॉडी पे पहले चार्ज Q1 था और दूसरे पे Q2 था, आपस में कुछ गुड़ुम सुड़ुम हुआ मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन का कुछ शेयरिंग वेयरिंग हुआ बीच में, ठीक है, एक ने लिया दूसरे ने दिया, कुछ हुआ ऐसा ही। तो मान लेते हैं पहली वाली पे जो नया चार्ज आ गया, नया चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी Q1 डैश, वो मान लेते हैं नया चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी Q2 डैश, ठीक है, हुआ। तो टोटल अब कुल मिला के दोनों पे इतना हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? चार्ज कंजर्व है दोनों बॉडी का कुल मिला के। इसका मतलब कंजर्व हुआ कि प्रोसेस से पहले दोनों बॉडीज का टोटल जितना था, प्रोसेस के बाद भी टोटल उतना ही है। एग्जांपल समझाते हैं आपको, ठीक है। लैंग्वेज अलग चीज है, समझना सीखिए पहले। आपको हमने एग्जांपल आज ही दिया था, a + b gives out a + 8 and b - 8 दिया था, ठीक है। हमने आपको चार्ज समझाया था, a बॉडी पे चार्ज कितना था? 0, b बॉडी पे चार्ज कितना था? 0, a + 8 पे चार्ज कितना था? भूल गए, +8e, और b - 8 पे चार्ज कितना था? -8e। जरा टोटल करो यार, टोटल चार्ज 0 + 0 = 0। यहाँ टोटल करो जरा, +8e, चार्ज को विद साइन ऐड किया जाता है, अभी भी सिखाया हमने। ये 0 इंपॉर्टेंट नहीं, इससे तो आपको बहुत लगाव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस से पहले जितना चार्ज आ रहा था अब भी उतना ही आ रहा है। मान लो पहले प्रोसेस के पहले -5 आता तो बाद में -5 आता, आई बात समझ में? अब कुछ बेवकूफ इसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये भैया फॉर्मूला है Q1 + Q2 = Q1 डैश + Q2। होशियार इंसान इस बात को समझ रहा है कि कुल मिला के ये कहने का प्रयास है कि टोटल शुरुआत में जितना चार्ज था दोनों बॉडीज का मिला के बाद में भी उतना ही रह गया। तो अगर स्टेटमेंट को लिखना चाहे तो स्टेटमेंट बहुत आसान है, क्या कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सिस्टम always remains constant। तो ये अजीब पागलपना है, अभी कंजर कह रहे थे, अभी का कांस्टेंट कह रहे हैं। भाई जब थ्योरी लिखी जाती है ना, तो थ्योरी लिखने में हम लोग कभी भी सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। आप समझ रहे हैं? ये हमारी मजबूरी है कि हम लोग सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते डेफिनेशन में, ठीक है। तो आप ये नहीं लिख सकते कि रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब रिमेन सेम, और रिमेन सेम का मतलब रिमेन्स कंजर्व्ड। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो क्लियर है? मतलब दैट इज फॉर 2 बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो 2 बॉडीज के लिए हमने अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। 3 बॉडीज के लिए होता तो Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। 4 बॉडी के लिए Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश डैश डैश, समझ रहे ना, +Q4 डैश मिला के हो गया। बात समझ में आ गया? तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। तो चलिए, बचपन से आपने एक बात तो सुनी होगी, अगर सेम लेवल के लोग हैं तो आपस में संबंध खराब हो ही जाते हैं। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दोस्ती व्यवहार उन्हीं लोगों में चलता है जिनके लेवल में फर्क होता है, ठीक है। बड़ा आदमी छोटे आदमी का साथ में इसलिए रखता है कि मेरा काम करेगा, छोटा आदमी बड़े आदमी का साथ इसलिए देता है क्योंकि कहता है हाँ मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, ठीक है। और जब सेम लेवल के लोग होते हैं तो कहते हैं तुम्हारी क्या औकात, हमारी क्या औकात, ठीक है। कुल मिला के ऐसे जो प्रकृति में होता है वही चीज चार्जेस में भी होती है, और अल्टीमेटली इसी को एक लॉ का नाम दे दिया कूलॉम्स लॉ, ठीक है। यानी कि अगर चार्जेस पे फोर्स निकालना है, एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये तो पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो पता है, लेकिन कितने फोर्स से धक्का लगाएंगे ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग लाते हैं पिक्चर में कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो चार्जेस एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बियन फोर्स कहते हैं, ठीक है। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल बता रहा हूं आपको।
दो चार्ज एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बियन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं आपको। कूलॉम्स लॉ कुल मिला के अल्टीमेटली दो बातें मुझे समझानी। कूलॉम्स लॉ में पहले पढ़ाने से पहले मुझे दो बातें बतानी है। पहली बात जो मुझे बतानी है, अभी हम लॉ नहीं बता रहे, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। पहले बात तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले दो बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि कूलॉम्स लॉ हमेशा दो रिलेटिवली स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी बड़े बड़े चार्जेस पे वैलिड नहीं है। ठीक है, कैन चार्ज स्फीयर कूलॉम्स लॉ के बस की बात नहीं है। ठीक है, चार्ज शीट, बड़ी शीट कूलॉम्स लॉ के बस की बात नहीं है। फिर इनके इसलिए इनके बड़े पापा को लाना पड़ेगा। इनके बड़े पापा का नाम है गॉस थ्योरम, है ना। तो बड़े चार्जेस का डिपार्टमेंट गॉस के पास है, छोटे चार्जेस का डिपार्टमेंट कूलॉम के पास है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर टू रिलेटिवली स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। कई सारी बातें हो गई। टू यानी दो चार्ज पे लगता है, रिलेटिवली स्टेशनरी यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली रेस्ट पे होने चाहिए, दौड़ने नहीं चाहिए, और पॉइंट चार्जेस मतलब उनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना है। पॉइंट होता क्या है? अच्छा भूल गए तुम लोग, 11th में पढ़ते हो। हाँ ठीक है, 11th में एक चीज बताई गई थी, पॉइंट मास का कंसेप्ट या पॉइंट बॉडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। क्या होता है? किसी भी चीज के सामने पॉइंट शब्द तब लगाया जाता है जब उसके आसपास की जो डायमेंशंस ली गई हैं उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जैसे 10 खंड की बिल्डिंग है, कह दिया जाए उसके सामने एक आदमी खड़ा है, तो आदमी उस बिल्डिंग के कंपैरिजन में पॉइंट साइज का हो गया। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज कह रहा हूँ, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस अगर 10 मीटर है और जो स्फीयर है, जो चार्ज स्फीयर है, अगर उसकी रेडियस 0.05 मीटर है या 0.05 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो क्या हो गया? वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। आई बात समझ में? ऐसी चार्ज बॉडी जिसका साइज कंपैरेटिवली किसी दूसरी चीज यानी दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के कंपैरिजन में बहुत कम है, उसे पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया होगा? ठीक है, और पॉइंट चार्ज के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, कूलॉम्स लॉ से हम निकालेंगे क्या? फोर्स निकालते हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है हम दो स्टाइल में पढ़ते हैं, स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। टेक्निकल करके नहीं, आसान करके बताते हैं। अरे भैया, एफ बराबर एम ए एक्स भी लिखा जाता है और एफ बराबर एम ए एक्स भी लिखा जाता है, ऐसे ही हो गया। और ऐसे ठीक, ये कौन है और ये कौन है? ठीक है, ये सिंपल है, ये इनके फूफा है। ठीक है, मतलब विदाउट वेक्टर नोटेशन यानी स्केलर फॉर्म, विद वेक्टर नोटेशन मतलब वेक्टर फॉर्म। आई बात समझ में? तो कूलॉम्स लॉ पे भी हम लोग फोर्स ही निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको दो स्टाइल में पढ़ेंगे, स्केलर फॉर्म में अलग और वेक्टर फॉर्म में अलग। कारण क्या है? क्योंकि फंडे थोड़े बदल जाते हैं, थोड़े से फंडे बदल जाते हैं। ये अलग बात है कि मोस्टली हमें स्केलर फॉर्म से ही काम करना सिखाया गया है क्लास 11 से, अगर याद हो तो। ठीक है, ठीक, तो हम लोग स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में 2 बार में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं मैंने बता दिया, क्योंकि लॉजिक्स अलग अलग है। ये अलग बात है कि 98% 100 में से 98 बार हम लोग स्केलर फॉर्म यूज करते हैं और केवल 2 बार वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन जो कुछ होता है सब कुछ स्केलर फॉर्म से किया जाता है। वेक्टर फॉर्म से करने में वैसे भी हम लोगों का वेक्टर से 36 का आंकड़ा है। ठीक है, कुछ लोग की हवा निकली जा रही है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चलिए। तो Coulomb's law will be studied in number 1 scalar form यानी विदाउट वेक्टर नोटेशन। विदाउट वेक्टर नोटेशन अगले टर्न पे इसी पे बहुत चर्चा होगी। विदाउट वेक्टर नोटेशन है तो क्या रूल्स रहते हैं?
और विद वेक्टर नोटेशन तो क्या रूल्स रहते हैं, ठीक है। और फिर है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब विद वेक्टर नोटेशन, विद वेक्टर नोटेशन, ठीक है। जल्दबाजी में लिखा है, राइटिंग थोड़ी बन नहीं रही है, वैसे भी बचपन से मैं राइटिंग कभी नहीं बनी, अब क्या बनेगी खैर। तो बात समझ में आ गई। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ किस कंडीशन में लगाया जाता है वो मैंने बता दिया, और कूलॉम्स लॉ कैसे कैसे पढ़ना है वैसे बता दिया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया है सबसे पहले कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। हम लोग हेडिंग डालेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हेडिंग है स्केलर फॉर्म ऑफ सीला। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, कूलॉम्स लॉ है, शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कंसीडर द सिचुएशन, मान लो CTS, कंसीडर द सिचुएशन, एक चार्ज है Q1 प्लस का ले लिया है और दूसरा चार्ज है Q2 ये भी प्लस का ले लिया है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R ले लिया है, और फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ वैक्यूम है, ठीक है। बहुत ज्यादा है तो एयर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैक्यूम, ऐसा नहीं कि वैक्यूम का मतलब है एयर होता है, कल को पढ़ा रहे थे उसका मतलब यही का सर हर जगह यही लिखा होता है वैक्यूम और एयर, इसका मतलब एयर का मतलब वैक्यूम और वैक्यूम का मतलब एयर। हमने कहा तुम पूरी फिजिक्स कैसे तैसी कर दोगे, ठीक है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, एयर भी नहीं है, उसे वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम और एयर बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एयर के आ जाने से कोई बहुत बड़ा खास फर्क नहीं पड़ता है फोर्स पे। इस वजह से वैक्यूम कर लो या एयर कर लो बात बराबर होती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री तुम लोगों को आती नहीं तो केमिस्ट्री के टर्म में बताते हैं। अच्छा सुनी लो, शायद कोई जानकार सुन रहा हो, ठीक है, वीडियो देख के सुनेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम का एक चीज सुने होंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एयर का और वैक्यूम का लगभग सेम होता है, ठीक है। एयर का होता है 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, और एयर का होता है, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, और अगर हम बात करें एयर की तो एयर का होता है 1.00008, यानी 1 के आगे जो भी हो बहुत नेग्लिजिबल है, यानी कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम थी। आई बात समझ में? इस वजह से दोनों का लगभग जो सिस्टम है वो सेम होता है। खैर चलिए, तो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, उनके बीच में फिलहाल कोई मीडियम नहीं है। मान लेते हैं इसने इसको धकिया दिया, हम लिखेंगे F0 का है। नॉट जब भी लगाया जाएगा तो उसका सेंस यही होगा कि फिलहाल मामला वैक्यूम का चल रहा है, ठीक है। और उतने ही फोर्स से इसको धक्का लगाएगा, है ना, इतना तो पता ही होगा। अरे जब तुम बचपन में छोटे थे तो पढ़ाया गया था भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अब चार्ज में पढ़ रहे, जब तक हम एक दूसरे को धकियाते नहीं है तब तक समझ में नहीं आता कि न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। अरे भाई धकियाओ चाहे ना धकियाओ, फोर्स कांटेक्ट हो चाहे नॉन कांटेक्ट, न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा काम करता है, ठीक है। चलो सब ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए फोर्स के ऊपर एरो नहीं लगाया है, ठीक है। पूछते नहीं तुम लोग, कुछ अनभिज्ञ हैं यहाँ पे। ये जो एरो होता है ये हम नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग लगा लिए होंगे अभी तक, ये हम नहीं लगा रहे हैं, कारण हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक, बढ़िया है। तो क्या कहता है कूलॉम्स लॉ? बाय सी लॉ कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है F0, अब मैं पूरा एलेबोरेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, पहली बॉडी का चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरी बॉडी की चार्ज का मैग्नीट्यूड, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r²। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पे मॉड क्यों आ रहा है उसका मैं लॉजिक क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक फंडा है, जो बच्चे होशियार हैं वो याद रखेंगे। एक जनरल कंसेप्ट है जो मैं इसीलिए बता रहा था कि स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ बातें बदल जाती हैं, ठीक है। सुनिएगा, जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला, किसी भी, मैं फिलहाल यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, हम भविष्य के लिए बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी भी बताई थोड़ी देर पहले, तो बताई चार्ज के लिए, लेकिन भविष्य के लिए मैंने बता दिया कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो जोड़ना पड़े तो ऐसे ही करना है, वैसे ही यहाँ पे बता रहा हूँ।
कि भले ही फोर्स का मामला चल रहा है, लेकिन अगर भविष्य में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा आता है तो भी आप जो फंडा बताने जा रहा हूं वही यूज करेंगे। क्या? अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे फोर्स है, उस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो चार्ज दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो चार्ज की वैल्यू विद साइन रखनी है या विदाउट साइन रखनी है, ये मैटर करता है। तो सुनिए, अगर फॉर्मूला किसी वेक्टर क्वांटिटी का विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा है तो चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन ही रखी जाएगी। विदाउट भी विदाउट, बस ये याद रखना किसकी बात हो रही है, फॉर्मूला ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। प्रेजेंटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जब उसकी बारी आएगी तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं कि अगर फॉर्मूला ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही हो, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ, बहुत ध्यान समझिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस समय, हम दोनों बातें लिख रहे हैं इसीलिए। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये फॉर्मूला इसमें किसका लिखा हुआ है? ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी में दो डिपार्टमेंट है। वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी प्लेस्ड विद साइन। अगर वो कैसे लिखा है? विद वेक्टर नोटेशन। विद वेक्टर नोटेशन का मतलब किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। आई बात समझ में? अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ फॉर्मूला अपने पास? स्केलर फॉर्म में, ठीक है, ये फंडे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी प्लेस्ड विदाउट साइन, ठीक है। कब विदाउट साइन रखेंगे? जब फॉर्मूला हमारा विदाउट वेक्टर नोटेशन होगा, यानी विदाउट वेक्टर नोटेशन, TATI होता है नोटेशन, जिसे हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं? स्केलर फॉर्म। बात समझ में आ गई? ध्यान समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। पहला स्टेप, आप ये चेक करिए कि फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में है कि वेक्टर फॉर्म में है। नहीं, सबसे पहला स्टेप तो ये चेक करिए फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी का है कि वेक्टर क्वांटिटी का है। तो इस समय फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है? वेक्टर क्वांटिटी का। अब वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला जो है, फिर ये चेक करिए स्टेप 2 कि वो विद वेक्टर नोटेशन लिखा है या विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा है, ठीक है। अगर वो विद वेक्टर नोटेशन है तो चार्ज की जब वैल्यू रखोगे आप तो विद साइन रखोगे, और अगर विदाउट वेक्टर नोटेशन है, कहीं भी वेक्टर का साइन नहीं लगा हुआ है, तो चार्ज की वैल्यू आप विदाउट साइन रखोगे। इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा है। बात समझ में आ गई? अब जिस बच्चे को ये आता है उसको मॉड लगा हो या ना लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, क्योंकि वो समझ रहा है कि फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी का है, स्टेप नंबर 1। ये फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है, स्टेप 2। तो अगर ये विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है तो चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन ही रखी जाएगी, स्टेप 3। बंदा वैल्यू रख के आगे निकल जाएगा। हाई बस में जिस बच्चे को कोई बात नहीं आती है वो चार्ज की वैल्यू रखनी कि नहीं रखनी, आधा उसका कॉन्फिडेंस वैसे चला जाएगा, उसका आंसर सही क्यों लेके सूरत में आ सकता है जब दोनों चार्ज सेम साइन के दिए गए। प्लस प्लस भी प्लस आएगा, माइनस माइनस भी प्लस आएगा। आई बस में अगर 1 + 1 माइनस आ गया तो फोर्स माइनस में आ गया उसका, जो कि आना नहीं चाहिए, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? क्लियर? ये फंडा याद रखेंगे हम। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है वो बाद में बता देंगे, चलो अभी तुरंत बता देते हैं, सही रहेगा। स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन ही रखी जाती है, चाहे फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। मतलब चलो यहां पे लिख देते हैं, सारा झाम यही खत्म कर देते हैं आज। फॉर्मूला ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब क्या होता है एक्चुअली, बच्चे के सामने जब फॉर्मूला नहीं होता तो उसे एग्जांपल देने में दिक्कत होती है। चलो मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ स्केलर क्वांटिटी अगर है तो वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी प्लेस्ड विद साइन, ठीक है,
ठीक है, कब? ईदर फॉर्मूला इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि विद साइन, और इन स्केलर फॉर्म विदाउट साइन नहीं, नोटेशन, विद वेक्टर नोटेशन, विद वेक्टर नोटेशन और इन स्केलर फॉर्म, यानी विदाउट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैं दोनों का एग्जांपल सही यहां पे लिख देता हूं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला आप लिख रहे हो, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। वैसे भी ये क्रैश कोर्स का बैच है तो कुल मिला के आपको कुछ बहुत तो फॉर्मूले आते ही होंगे, देखिए बताते हैं और ध्यान समझिएगा। जैसे ये फॉर्मूला फोर्स का लिखा है कूलॉम्स लॉ में, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में, यानी विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है। तो अब चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन ही रखेंगे, समझ गए। किंतु अगर यही फॉर्मूला ऐसे लिखा हो, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी बताएंगे आगे, ये फॉर्मूला आगे आएगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप, क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर की वेक्टर। फिर दूसरा स्टेप, स्केलर फॉर्म विद वेक्टर नोटेशन लिखा, विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है, विद वेक्टर नोटेशन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू जब रखी जाएगी तो कैसे रखी जाएगी? विद साइन। समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस पे, इसका एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। पहला स्टेप होता है क्वांटिटी पहचानो, स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आ गया? क्वांटिटी स्केलर है। जैसे ही पता चल गया स्केलर, सब कुछ भूल जाओ। वेक्टर में लिखा है, विद वेक्टर नोटेशन लिखा है, विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा है, भाड़ में गया सब। चार्ज की वैल्यू जब रखी जाएगी तो विद साइन ही रखी जाएगी, वो चाहे किसी भी फॉर्म में लिखा हो। पल्ले पड़ा। ठीक है, तो अगर आपने 9 कॉपी किया हो तो इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज।